हेलो फ्रेंड्स, गेम विथ स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाया था। पहला वीडियो जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से संबंधित था और दूसरा जो था सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित था। अगर उसे आप लोगों ने नहीं देखा है तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, आप उसे जाकर देख लेंगे। चलिए आज हम बात करते हैं शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आप सभी जानते होंगे कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो अभी हम 12 अनुसूचियों के बारे में सबसे पहले उसका विश्लेषणात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। देन आफ्टर हम उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं उसके संबंधित वर्कआउट करेंगे। तो चलिए चलते हैं शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने। फर्स्ट क्वेश्चन है अनुसूची 1। तो अनुसूची 1 में क्या चीज़ की बात कही गई है? संघ राज्य क्षेत्र की बात कहा गया है और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है उसकी बात कही गई है। तो संघ राज्य क्षेत्र का जो प्रावधान है वो अनुसूची 1 के अंतर्गत रखा गया है। अनुसूची 2 जो है, अनुसूची 2 के अंतर्गत क्या रखा गया है? तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे अनुसूची 2 के अंतर्गत वेतन तथा भत्ता का विवरण है। तो इसमें वेतन तथा भत्ता का विवरण के बारे में बताया गया है। किस अनुसूची में? तो अनुसूची 2 में। इससे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि वेतन तथा भत्ता का जो विवरण है वह किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो अनुसूची 2 के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अनुसूची 3। तो जो अनुसूची 3 है वो उसमें शपथ संबंधी प्रारूप दिया गया है। जो शपथ संबंधी जो प्रारूप होते हैं वो अनुसूची 3 के अंतर्गत आते हैं। ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति और तथा उपाध्यक्ष का जो वेतन होता है और जो उनके शपथ होते हैं उनको चुराकर जितने भी आते हैं उन सभी का जो शपथ दिलाने की बात है अनुसूची 3 के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है अनुसूची 4। अनुसूची 4 में विभिन्न राज्यों में राज्यसभा सीटों का आवंटन की बात कही गई है। तो विभिन्न जो अलग अलग जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें राज्यसभा में जो सीटों का जो आवंटन होता है उस आवंटन की बात किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो अनुसूची 4 के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं अनुसूची 5। तो अनुसूची 5 में क्या है? अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रसारण की बात कही गई है। प्रसारण का जो विशेष प्रावधान है और उनके संरक्षण का जो बात कही गई है वो किस अनुसूची के अंतर्गत है? तो अनुसूची 5 के अंतर्गत रखा गया है। ध्यान देंगे कि इसमें उनके संरक्षण के साथ साथ जो उनको आरक्षण सीटें का जो आवंटन किया जाता है उन सभी की बात अनुसूची 5 के अंतर्गत ही रखा गया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अनुसूची 6। तो अनुसूची 6 के अंतर्गत क्या रखा गया है? तो अनुसूची 6 के रूप में कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए विशेष आर्थिक सहायता की बात कही गई है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अभी हाल के दिनों में 2018 में 124वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की बात कही गई है। बहुत सारे राज्यों ने इसे लागू भी कर दिया है और कुछ राज्यों में अभी भी यह लागू नहीं हुआ है। बट 124 जो संविधान संशोधन है उसके अंतर्गत 2018 में इसे लागू कर दिया गया है। तो ये अनुसूची किसके अंतर्गत है? अनुसूची 6 के अंतर्गत। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अनुसूची 7। तो अनुसूची 7 के अंतर्गत क्या है? केंद्र एवं राज्य के संबंध के बारे में बताया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि केंद्र एवं राज्य का जो संबंध है वो किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो अनुसूची 7 के अंतर्गत आता है। और अनुसूची 3 सूचियों के बारे में भी बताया गया है। 3 सूचियाँ कौन कौन है? तो पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। इस तीनों सूची के बारे में किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो अनुसूची 7 के अंतर्गत आता है। तो ध्यान देंगे सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है समवर्ती सूची। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि समवर्ती सूची किस अनुसूची का विषय है। तो ध्यान देंगे क्या इसका आंसर होगा? राइट आंसर होगा अनुसूची 7। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी अनुसूची को एक बार बता देता हूँ, उसके बाद हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को कर लेंगे। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसी को करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट अनुसूची की ओर। नेक्स्ट अनुसूची है अनुसूची 8। अनुसूची 8 के अंतर्गत संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषाओं का जो विवरण है वो रखा गया है। तो आप सभी जानते होंगे कि मूल जो संविधान था उसमें 14 ही भाषा थी, लेकिन वर्तमान समय में हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। तो ये 14 भाषा और 22 भाषा ये जो भाषाएं जो पहले 14 थी और अभी 22 है, ये क्या हुआ है? बीच में बहुत सारे भाषाओं को जोड़ दिया गया है। और कौन कौन से भाषा को जोड़ा गया है? तो मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ
कि जो प्रथम भाषा जुड़ा हुआ था वो सिंधी थी। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार में 3 और भाषा को जोड़ लिया गया। वो 3 भाषाएं कौन कौन थी? तो नेपाली है, मणिपुरी है, कोंकणी है। ध्यान देंगे कि अभी मैं उसे ठीक से नहीं लिख पा रहा हूँ, इसलिए मैं बोल देता हूँ, आप लोग याद कर लेंगे या फिर आप लोग के पास नोटबुक होगा तो वह उस पर नोट कर लेंगे। वो कौन कौन था? सबसे पहला भाषा जोड़ा गया था जो सिंधी था, दूसरा नेपाली था, तीसरा मणिपुरी था, चौथा कोंकणी था। और फिर वाजपेयी जी की सरकार में 4 और भाषा को जोड़ा गया, और वो 4 भाषाएं थी मैथिली थी, डोगरी थी, संथाली थी और बोडो था। तो वर्तमान समय में हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने भाषा को रखा गया है? तो 22 भाषा को रखा गया है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट अनुसूची की ओर। नेक्स्ट अनुसूची है अनुसूची 9। अनुसूची 9 में अनुच्छेद 31B द्वारा जो संरक्षित भू सुधार अधिनियम लाया गया, वो कब लाया गया? वो फर्स्ट जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में ही जो पहला संविधान संशोधन हुआ, उसी के अंतर्गत इसे जोड़ा गया था। और इसके अंतर्गत जो तमिलनाडु सरकार है, उनके सरकारी और जो शिक्षा है उसके क्षेत्र में 69% जो आरक्षण दिया गया है, वो भी इसी के अंतर्गत रखा गया है। ध्यान देंगे, इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि ये अनुसूची 9 जो है, इसके अंतर्गत एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि इस जो 69% जो आरक्षण दिया गया है तमिलनाडु सरकार को, उसमें कुछ विशेष प्रावधान हैं, और इस अनुसूची 9 में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। बहुत सारे एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसा अनुसूची है जिसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, तो अनुसूची 9 होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अनुसूची की ओर, अनुसूची 10। अनुसूची 10 है दल बदल अधिनियम। दल बदल अधिनियम जो कानून आया था और राजीव गांधी की सरकार ने जो लाया था दल बदल अधिनियम, वो 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया। और ये दल बदल अधिनियम कानून किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया? अनुसूची 10 के अंतर्गत। तो अनुसूची 10 जो है वो 52वां संविधान संशोधन 1985 में राजीव गांधी की सरकार में लाया गया। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं अनुसूची 11 की ओर। अनुसूची 11, तो अनुसूची 11 क्या कहता है? ग्राम पंचायत अधिनियम। ग्राम पंचायत अधिनियम ये भी नया अनुसूची जोड़ा गया है। ये कब जोड़ा गया? तो 73 जो 73वां संविधान संशोधन था 1992 में, उस समय पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार था, और उसी समय अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत अधिनियम को जोड़ा गया। नेक्स्ट है अनुसूची 12। अनुसूची 12 के अंतर्गत क्या है? नगर पालिका अधिनियम है। ये भी एक नया अनुसूची है, और ये कब जोड़ा गया? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 में, और ये भी पीवी जो नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उसी काल में इसे अनुसूची संविधान की अनुसूचियों में जोड़ा गया। तो टोटल कितनी अनुसूची हो गए? 12। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो 8, और वर्तमान समय में कितने हैं? तो 12। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अनुसूची पूरी तरह अच्छी तरह याद हो गया होगा। अब चलते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बार बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है, उस कुछ क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची है वह समवर्ती सूची संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो अभी अभी मैंने बताया कि समवर्ती जो सूची है वो संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों की बात कही गई थी। पहला था संघ सूची, दूसरा था राज्य सूची, और तीसरा था समवर्ती सूची। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। प्रथम अनुसूची में क्या आया था? संघराज क्षेत्र की बात थी। द्वितीय में क्या था? सभी अधिकारीगण को वेतन तथा भत्ते का जिक्र किया गया था। तीसरे में क्या था? शपथ था। चौथे में सीटों का आवंटन था। पांचवें में क्या था? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को विशेष प्रावधान मतलब आरक्षण दिया गया था। अनुसूची 6 में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग थे उनको आरक्षण की बात कही गई थी। अनुसूची 7 में क्या था? जो राज्य और केंद्र है उनके बीच संबंध था, और यही तीन सूचियाँ थी, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में भाषा का विवरण है? तो अभी अभी आप लोगों ने देखा कि संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं का विवरण दिया गया है, और 22 भाषाओं का विवरण है किस अनुसूची के अंतर्गत? तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए।
7वीं अनुसूची के अंतर्गत अभी अभी मैंने बताया केंद्र और राज्य के बीच संबंध है और 3 सूचियों की बात है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून है। तीसरी अनुसूची क्या है, शपथ की बात कही गई है। चलिए, आई होप कि आप सभी को अनुसूची अच्छी तरह याद हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, हाल ही के कुछ वर्षों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने का बात कहा गया है और यह जो है किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। तो देखते हैं, जो 10% आरक्षण अभी दिया गया है, जो 124वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 2018 में यह डाला जो प्रावधान आया है, इसको किस अनुसूची के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये 10% आरक्षण की बात किस अनुसूची में है, तो 6ठी अनुसूची में है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जो विशेष प्रावधान है, जो आरक्षण की बात कही गई है, वो अनुसूची 5 में है। और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसकी जो बात कही गई है आरक्षण का, वो किस में है, अनुसूची 6 में। तो ये किस अनुसूची के अंतर्गत इनको आरक्षण प्राप्त हुआ है, तो अनुसूची 6 के अंतर्गत। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शपथ संविधान के किस अनुसूची का विषय है। तो आप सभी को बहुत अच्छी तरह याद हो गया होगा कि शपथ जो है वह अनुसूची 3 का विषय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान समय में संविधान की अनुसूची 8वें कितने भाषा को रखा गया है। जो अनुसूची 8 है उसमें वर्तमान समय में कितने भाषा को रखा गया है। तो पहले ही मैंने बता दिया है कि जो अनुसूची 8 है उसमें पहले मूल संविधान में 14 भाषा थी, अभी वर्तमान में 22 हो गई है। और जुड़ा कौन कौन है, तो सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, मैथिली, डोगरी, संथाली और बोडो, ये जो सभी भाषाएं हैं ये जुड़े हैं। और 14 से अभी कितना हो गया है वर्तमान में, तो 22 हो गया है। तो 22 भाषा का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। राष्ट्रगान को विशेष स्थिति में कितने समय में गाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी जो टफेस्ट जो एग्ज़ाम होते हैं, पीसीएस के जो एग्जाम सब होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है। देखते हैं, क्वेश्चन है राष्ट्रगान की को विशेष स्थिति में कितने समय में गाया जाता है। तो पहले राष्ट्रगान के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। राष्ट्रगान जो हमारा कौन है, जनगण मन है। इसके जो लेखक है वो कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। ध्यान देंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही इसको इंग्लिश में भी रूपांतरण किया था और उसका नाम दिया था द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। और ये तत्वबोधिनी पत्रिका से लिया गया है। चलिए, और इसके बारे में आप सभी जानते होंगे कि इसको गाने में कितना समय लगता है, तो 52 सेकंड लगता है। ये गाने में इसका जो मूल समय है वो 52 सेकंड ही लगता है। परंतु इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विशेष स्थिति में, तो विशेष स्थिति का मतलब ये हुआ कि इमरजेंसी काल में अगर कोई घटना या फिर कुछ हुआ है तो उस काल में इसे कितने से कम समय में गाया जा सकता है। तो एक लिमिट रखा गया है कि इसे कम से कम समय में, अगर कोई विशेष स्थिति है या इमरजेंसी टाइम है तो उस समय हम इसे 20 सेकंड में ही गा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 20 सेकंड। 65 सेकंड में किसे गाया जाता है, तो राष्ट्र जो गीत है हमारा वंदे मातरम, उसे हम 65 सेकंड में गाते हैं। और जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, वह किनके द्वारा लिखा गया है, तो आप सभी जानते होंगे, यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, जो उनका उपन्यास का नाम था आनंद मठ, वहीं से लिया गया है वंदे मातरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो सबसे पहले हम शास्त्रीय भाषा के बारे में जान लेते हैं कि शास्त्रीय भाषा होता क्या है। तो 1500 वर्ष से जो प्राचीन जो भाषाएं होती हैं उन सभी को शास्त्रीय भाषा की कैटेगरी में रखा जाता है। और ये कब से शुरू हुआ, तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने इसे शुरू किया। और वर्तमान समय में शास्त्रीय भाषा में 6 भाषा को रखा गया है। कौन कौन रखा गया है, तो तेलुगु को रखा गया है, तमिल को रखा गया है, मलयालम को रखा गया है, कन्नड़ को रखा गया है, उड़िया को रखा गया है और संस्कृत को रखा गया है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में क्या है, पहला है हिंदी। तो हिंदी तो नहीं है, तो हिंदी इसका गलत हो जाएगा। तमिल है, उड़िया भी है और संस्कृत भी है, लेकिन हिंदी नहीं है। तो ये क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो हिंदी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो और एक चीज़ इसमें देख लेंगे, जो तमिल है शास्त्रीय भाषा, ये सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय भाषा है। और ओडिया जो है ये क्या है, न्यूएस्ट शास्त्रीय भाषा है। तो ये ओल्ड हो गया और इसे आप न्यू बोल सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे
जो प्राचीन शास्त्रीय भाषा है वो कौन है, तो तमिल हो गया। और बाद में सबसे कौन आया, तो उड़िया आया। और वर्तमान में अभी शास्त्रीय भाषा है कितने, तो 6 हैं। और किसकी सरकार ने इसे लाया, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने लाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल कानून किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। तो आप सभी इससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं कि दल बदल जो कानून है वो 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया। और किसने लाया, तो राजीव कुमार ने राजीव गांधी ने लाया। राजीव गांधी ने 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1985 ईस्वी में इसे लाया, दल बदल कानून को। और ये किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है, तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या है, तो 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि 11वां अनुसूची को रखा गया है। और 11वीं अनुसूची जो है वो उसमें क्या है, तो पंचायती के बारे में है, नगर पंचायत के बारे में है। और वो कब लाया गया, 73वां संविधान संशोधन 1992 में। और किसने लाया, तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने लाया। 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत नगर पालिका की बात है, जो अनुसूची 12 के अंतर्गत आता है। और इसे भी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने ही 1992 में ही लाया था। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वतंत्र भारत का प्रथम तिरंगा किस स्थान पर फहराया गया। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन काफ़ी जगह पूछा भी गया है और काफ़ी इजी भी है कि स्वतंत्र भारत का जो प्रथम तिरंगा था वो किस स्थान पर फहराया गया। आप सभी जानते होंगे कि जो हमारा जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था 1947 से पहले, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सबसे पहले झंडोत्तोलन किया था। तो वो स्वतंत्रता से पूर्व का था। लेकिन स्वतंत्र जब हमारा भारत देश हो गया तो उसके बाद 14 अगस्त को अर्धरात्रि में ही प्रावधान तो कुछ ऐसा था कि सरोजिनी नायडू क्या करेंगे, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या करेंगे, तिरंगा देंगे और वो फहराएंगे। लेकिन किसी कारणवश सरोजिनी नायडू उस समय नहीं पहुंच पाई। हंसा मेहता जो थी वो उस समय हंसा मेहता के द्वारा क्या किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को ना तिरंगा दिया गया। और 14 अगस्त के अर्धरात्रि को क्या किया गया, तिरंगा झंडा को लाल किला पर फहरा दिया गया। और तभी से अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, सिर्फ चंद्रशेखर को छोड़कर सभी प्रधानमंत्री क्या करते हैं, प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पे लाल किला पे ही क्या करते हैं, तिरंगा को फहराते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल किला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि इससे जो अनुसूची 9 है उसके अंतर्गत न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने का प्रावधान नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, 9वीं अनुसूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि झंडा गीत को सर्वप्रथम कब और किस अधिवेशन में गाया गया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो झंडा गीत को सर्वप्रथम कब और किस अधिवेशन में गाया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कि 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में ही झंडा गीत, जो झंडा गीत हमारा है क्या, कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा जो हमारा झंडा गीत है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो श्यामलाल गुप्त के द्वारा जो लिखा गया है। इसे 1925 ईस्वी में कानपुर के जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उस समय इसे क्या किया गया था, गाया गया था। और 1925 ईस्वी में जो कानपुर का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो भारत का सर्वप्रथम जो एक महिला कांग्रेस अध्यक्ष रही थी सरोजिनी नायडू, उन्होंने ही इसका अध्यक्षता किया था। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1911 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के अंतर्गत राष्ट्रगान को गाया गया। सर्वप्रथम हमारे भारत में राष्ट्रगान को कब गाया गया, तो 1911 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा राष्ट्रगान हो जाएगा, राष्ट्रगान। नेक्स्ट क्या है, 1806, यहाँ पे 1806 नहीं होगा, 1896 होना चाहिए। 1896 देखेंगे इसे हम, 1896। तो 1896 में कलकत्ता जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें
जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम उसे गाया गया था। तो राष्ट्रगीत को जो वंदे मातरम है उसे कब गाया गया, तो 1896 में सर्वप्रथम कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। इस तरह हमारा 11 जो क्वेश्चन था आप लोगों को आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। और इसी तरह के जो एक शेड्यूल में आपको अगर वीडियो चाहिए और आप ऐसा चाहते हैं कि मैं पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो या फिर जीके से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हों और आपके पास वो पहुँचे, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। और धन्यवाद।